अभी आप लोग पूरे पलामू वासी को हार्ट टू हार्ट टॉक प्रोग्राम में आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, अभी स्पेशल फेस्टिव सीजन और आज स्पेशल दिन है और उसको हम लोग दीपावली कहते हैं। तो पूरे पलामू वासी को दिल की गहराई से दिवाली की अनंत और असीम शुभकामना और बधाई। दूर से ही सही लेकिन दिल से निकल करके आप लोगों के दिल तक ये हार्दिक बधाई आप रेडियो के सम्राट के तरफ से स्वीकार करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज आपके साथ स्पेशल दिल से दिल तक की बात में या हार्ट टू हार्ट टॉक में स्पेशल गेस्ट हमारे बीच एक जाने माने पत्रकार हैं जो समाज के प्रहरी या समाज के हम यूं कहें कि फोर्थ कॉलम के रूप में जाने जाते हैं। अगर ये हैं, इनकी लेखनी जिंदा है तो समाज में हमको लगता है कि चौकन्ना समाज और सभ्य समाज की परिकल्पना हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि यही है जो कि एक प्रश्न पूछने की ताकत रखते हैं और यही कलम की ताकत है जो एक सभ्य समाज की स्थापना करने में अपना अहम भूमिका निभाती है। और उसमें एक जाने माने हमारे बीच पत्रकार हैं संजय पांडे जी, जो कि क्वालिफिकेशन जिनकी हम कहेंगे शिक्षा दीक्षा एक एलएलबी मतलब कानून के एकदम अच्छे जानकार हैं। साथ में बीजेएमएस और एमजेएमएस मतलब यूं कहेंगे कि जर्नलिज्म के क्षेत्र में ये क्वालिफिकेशन से तो है ही, लेकिन इनके कर्म भी उसी क्षेत्र में एकदम रच बच करके शुरू से ये काम कर रहे हैं। और इनके लॉरेल्स में, इनके क्रेडिट में और इनके खाते में आज के डेट में ये जाने माने जितने भी पत्रकार ये पेपर्स हैं, न्यूज पेपर्स हैं या न्यूज पोर्टल्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं, ये बहुत सारे मीडिया में ब्यूरो चीफ की भूमिका निभा चुके हैं। उनके एग्जाम्पल्स में हिंदुस्तान हो या प्रभात खबर हो या दैनिक जागरण हो, राष्ट्रीय नवीन मेल हो, मतलब ये छोटे मोटे जो न्यूज पेपर्स होते हैं उससे लेकर के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के और अभी फिलहाल अंग्रेजी जो पेपर्स हैं उनके स्पेशल ब्यूरो चीफ के रूप में और फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में बहुत सारे पेपर्स में अपना ये कॉलम लिखते रहे हैं। और ये शुरू से जब पत्रकारिता क्षेत्र में किस तरह से तरक्की हुई है उस तरक्की के बारे में इनको एक अहम जानकारी है। तो संजय सर, आपको हम दिल से और रेडियो सम्राट आपको दिल से स्वागत करता है इस हार्ट टू हार्ट टॉक शो में। सर, हम ये जानना चाहेंगे पहले तो आपकी जुबानी, आपकी परिचय और ये बदलता पलामू में जो बदलाव किस तरह से पलामू में हुई है। देन हम लोग एक एक करके बात करेंगे कि मीडिया का डेवलपमेंट किस तरह से हो रहा है और मीडिया के डेवलपमेंट का प्रभाव और कुप्रभाव किस तरह से चल रही है। तो सर, ओवर टू यू संजय सर। सभी को नमस्कार। सर्वप्रथम मुझे याद है वह दिन, मेरी शिक्षा प्राथमिक शिक्षा रांची में हुई और मेरा जन्म भी एचईसी, उस समय हमारे पिता में एचईसी में नौकरी करते थे और मैं वहीं पर अपने पढ़ाई लिखाई को पूरी किया। याद है मुझे वो दिन जब मैं 8th क्लास में था और एक वहाँ के स्टेडियम में एक कार्यक्रम हुआ था, उसमें एक केंद्रीय मंत्री पहुँचे थे। मैं भी बच्चा था, मतलब वहाँ पर बहुत कोतालवश जो है वहाँ पर मैं उपस्थित हुआ। तो एक मंच पर मेरी आंखें गई जहाँ पर मैंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो विशिष्ट अतिथि थे और काफ़ी कवरेज वगैरह कर रहे थे, लिख रहे थे अपना, उसको उस समय लेखनी का था, सब लोग अपने नोट पर लिख रहे थे। तो मुझे बाद में ज्ञात हुआ कौन है ये लोग, तो मुझे पता चला कि सब पत्रकार हैं। तो मेरी कानों में एक पत्रकार शब्द गया। फिर मैं कुछ सोचने लगा, सोचते सोचते जब 9th क्लास में आया और मैंने दृढ़ निश्चय किया कि मैं अब पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊंगा। वहीं से हमारा जो हमारे जो जीवन का एक मोड़ जो है, मतलब क्या कहा जाएगा, मतलब वो बिल्कुल अलग हो गया। और सौभाग्य से उसमें प्रभात खबर के मुद्रक प्रकाशक हुआ करते थे श्री विश्वास जी, वो हमारे कॉलोनी में रहते थे। और जब मैं 10th में जब एग्जामिनेशन दे दिया, उनके पास में गया और मैंने कहा कि पत्रकारिता क्या होता है, कैसे इसमें एंट्री किया जाए, क्या हुआ जाए। तो उन्होंने मुझे स्पष्ट कहा, मतलब अखबार के बारे में काफ़ी लंबी बातचीत हुई। वो कहा कि आप लिखते रहिए, आप में लेखन क्षमता है, आप शुरू हो जाइए। मैं वहीं से समस्या मूलक जो चीज़ें देखता रहा, उसे लाइव करता रहा, लिखता रहा। तो संभवतः वही हमारा जो लगता है कि पत्रकारिता की शुरुआत कही जाएगी। और मैं रांची से ही मैट्रिक करने के बाद इंटर के बाद स्नातक किया। स्नातक करने के बाद मैं वहीं पर मैंने सोच लिया कि पत्रकारिता की पढ़ाई करूंगा।
तो रांची विश्वविद्यालय में उस समय याद है वो दिन 1991 बैच में मैंने नामांकन लिया। उस समय श्री बलबीर दत्त जैसे और कई संपादक लोग वहाँ पढ़ाते थे। वहाँ पर बजाबता इंटर्नशिप हुआ, मैं इंटर में पास हुआ, वहाँ पर ये गया। तो उसके बाद 2 साल 91-92 में काफ़ी कुछ ग्रहण किया लोगों से, और मैंने बिल्कुल तय कर लिया कि अब पत्रकारिता में ही जाना है। इसका क्या हुआ कि मैंने भी कंपटीशन दिया ही नहीं, और मैं सीधा जो है पत्रकारिता करने के बाद, कोर्स करने के बाद में वहीं पर श्री बलबीर दत्त जी संपादक थे दैनिक देश प्रांत के, तो मैंने सीधा देश प्रांत में ही जो है अपना एक पत्रकारिता का कैरियर का शुरुआत किया, और लगातार उनके संपर्क में वहाँ काम किया, काफ़ी सीखा। उसके बाद राष्ट्रीय नवीन मेल का प्रकाशन होना था डाल्टनगंज में, और इत्तेफाक से मेरा गृह निवास भी डाल्टनगंज ही था। तो मैं वहाँ से सीधा डाल्टनगंज आया, और 1994 में जो है मैं एक चूँकि न्यूज़पेपर शुरुआत होना था, और मैं चूँकि ऑलरेडी फ्रेशर था, और मुझे काफ़ी चूँकि मैनेजमेंट से लेकर के सारा एक आइडियाज था उसको, तो मैं अपना दिमाग से अपना उसको धीरे धीरे नवीन मेल का, नवीन मेल की प्रकाशन के बाद में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। उसके बाद जो है मैं एक दिल्ली से बहु प्रसारित, मैंने 3 भाषा में न्यूज़पेपर निकलता था, उसका नाम था अक्षर भारत, और उसमें मैं बजाबता एज ए सीनियर करस्पेंडेंट के रूप में मैं नियुक्त हुआ। और मुझे याद है कि शुरुआती से मैं डाल्टनगंज से जुड़ा, उसके बाद में फिर रांची में मुझे वहाँ का स्पेशल करेस्पॉन्डेंट बनाया गया। उसके बाद फिर याद है वो दिन 2001 के आसपास जो है दैनिक जागरण का रांची में शुभारंभ हुआ, और दैनिक जागरण में मुझे रामगढ़ में एज ए वहाँ पर संभालने का, नेतृत्व करने का मुझे मौका मिला, और मैं कुनांचल क्षेत्र में भी जाकर के पत्रकारिता की, और वहाँ के जितने भी जो समस्या मूलक हैं, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि समस्या मतलब डेवलपमेंट जर्नलिज्म हमारी रुचि रही है, क्योंकि मैं अनुसंधान मैंने रिसर्च कार्य में ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व किए रखता हूँ। उसका नतीजा क्या होता है कि जो रिपोर्ट्स हमारी जो प्रकाशित होती है उसमें कुछ एक इनोवेटिव टाइप का, मतलब इन्वेंशन, रिसर्च किया हुआ रिसर्च बेस्ड रिपोर्ट रहता है। तो मैं लगातार करता रहा। उसके बाद फिर मैं पुनः प्रभात खबर में 2003 में मैं आया यहाँ पर डाल्टनगंज में, और फिर यहाँ एज ए प्रभारी के रूप में अब यहाँ पर लगातार मैंने पलामू की विभिन्न समस्याओं को उठाया। मुझे लगता है कि पलामू में समय नक्सल समस्या था, नक्सल समस्या, विकास बने कई चीज़ों, कई विषयों पर मैं धारावाह लिखता गया, पीछे मुड़ के देखा आगे नहीं। और इस दरमियान मुझे याद है कि कई धमकियां ही मिली कि जब मैं सच के साथ लिखना शुरू किया, कुछ बात है, तो कई बेनामी फोन भी मेरे पास आए, और मैं डरा नहीं। मुझे स्पष्ट है कि कई बार मैं हताश भी हो गया, और मुझे लगा कि मुझे जान का भी भय हुआ। लेकिन मैंने कहा कि जब मैं पत्रकारिता में आया हूँ तो मुझे इसकी परवाह नहीं करनी है, और मेरा कारवां आगे बढ़ता गया। और मैं फिर पंजाब केसरी के साथ जब रांची पंजाब केसरी का जब दफ्तर खुला हुआ, तो फिर वहाँ पर मैं पंजाब केसरी में भी रिपोर्ट्स वगैरह फाइल किया। उसके बाद 2009 मतलब फिर हिंदुस्तान में आया कि भाई आप ये कीजिए। तो हिंदुस्तान में कई जिले, 2-3 जिले में जा करके बाहर में मैंने घर से मैंने कहा कि पलामू से बाहर जा करके मैंने पत्रकारिता की, और इसका परिणाम यह हुआ कि मुझे अपने जीवन में संघर्ष काफ़ी करना पड़ा, और उस संघर्ष में डरा नहीं, चूँकि स्पष्ट है कि मैं पत्रकारिता में आया तो निश्चित रूप से मेरा मोटिव मिशन मोड था। मैं पैसा के पीछे नहीं भागा। अगर पैसा के पीछे भागना होता तो मुझे कई अवसर प्राप्त हुए थे, मैं बहुत कुछ कर सकता था, लेकिन लगता है कि पैसा कमाना मेरी प्राथमिकता में न कल था, और आज भी मैं कर रहा हूँ तो आज भी पैसा मेरे समक्ष कोई मायने नहीं रखता है। मैं जो दिखता हूँ सच का साथ देता हूँ, और मैं महसूस करता हूँ कि मैं क्षेत्र में जा करके, और मेरी आदत है कि मैं जब तक उस क्षेत्र में नहीं, मैं जब जाऊँ जा करके उन लोगों से बात करी तभी मैं उस रिपोर्ट्स को लिखूँ। और उसके बाद फिर अंग्रेजी अखबार दिल्ली से
निकलता है, आज भी वो प्रकाशित हो रहा है। उस समय से लेकर के मैंने पत्रकारिता का ट्रेंड चेंज किया और लगातार अंग्रेजी में मैं आज भी लिख रहा हूँ। उसके अलावा भी अभी भी जो है राज्य की जो विभिन्न समस्याएं हैं उस पर बखूबी मैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। जी सर, संजय सर, तो ये है कि सबसे बड़ी बात तो इतना बात सुनने से ये लगा कि आप जो किसी चीज़ को स्थापित कराने में आपका हर बार एक अहम योगदान रहा हुआ है। जो भी नए हाउस पत्रकारिता के क्षेत्र में खुले उसमें आपका तन मन जिक्र कहते हैं ना, दिल दिमाग से एकदम कंप्लीट लग करके उन लोग को इस्टेब्लिश किया, एक मुकाम तक पहुंचाए और उसमें एक्टिव काम भी किए। तो सर ये कहते हैं ना कि सच और सच कड़वा होता है और सच लिखना एक एडवेंचरस टास्क है आज के रूप में। पर्वत जिस तरह से लोग चढ़ते हैं, जितना एडवेंचरस होता है हमको आज की डेट में भी या ये पहले भी, और ये हमेशा यूनिवर्सल ट्रूथ है कि सच के साथ खड़ा होना बहुत ही डिफिकल्ट है। मतलब तूफान के अगेंस्ट में चलने की बराबर होती है। इस्टेब्लिश्ड पावर जिसको हम लोग कहते हैं सरकार ना, उससे क्वेश्चन और प्रश्न पूछना और जनता का जो समस्याएं हैं उसको आईना के रूप में सरकार को दिखाना, ये लगता है पत्रकारिता का मूल मंत्र है। लेकिन हमको लगता है कि आज के डेट में थोड़ा बहुत परिवर्तन इसमें आई हुई है। इस पे सर हम लोग एक चर्चा करेंगे। लेकिन आपका बैकग्राउंड हमें लगा कि शुरुआत से ही आप चाइल्डहुड से ही इस फील्ड को आपने चुना हुआ है, इसलिए रच बस करके आप पत्रकारिता कर रहे हैं और पत्रकारिता आपका जेहन में बैठा हुआ है। जब कभी भी हमको लगता है कि आपसे मिलते हैं या और लोगों से आप मिलते हैं तो अक्सर है आप पत्रकारिता या पत्रकारिता संबंधित कोर्स के बारे में, अवेयरनेस के बारे में और अपना अधिकार कर्तव्य जो हम लोग कहते हैं अक्सर आप चर्चा करते हैं। मतलब ये जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसके बारे में भी आप स्पेशल फोकस करके बताते हैं कि आपका अधिकार क्या है, कर्तव्य क्या है, और हम लोग एक कंसर्न सिटीजन हो करके पावर से हम क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, ये वाली बात हमेशा आपसे निकल के आती है। आज मैं आपसे एक सीधा प्रश्न पूछता हूं सर। नेट जनरली हम लोग पहले जमाने में नेट का नाम सुनते थे तो नेट में मछली फंसा करती थी, लेकिन आज के नेट जिसको इंटरनेट कहते हैं, जिसमें सर दुनिया फंसी पड़ी हुई है ना, आज दुनिया उलझा हुआ है, उसको नाम है इंटरनेट। नेटों का नेट है इंटरनेट, मतलब नेट का जाल जिसको बुन देते हैं। तो इंटरनेट के जमाने में सर ये जो प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आप सर कैसे देख रहे हैं ट्रांजिशन? प्रिंट मीडिया पहले एक था कि एक खबर छपती थी तो आग लग जाती थी, प्रिंट मीडिया। आज सर कोई एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर खबर चलता है जो फास्ट है और बहुत जल्द से जल्द, जब तक प्रिंट होती है उसके पहले इसका रिपरकशन शुरू हो जाती है। तो सर ये प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को आप कैसे सर देख रहे हैं? बहुत बढ़िया सवाल किया विनय जी। देखिए, एक जमाना था बिल्कुल प्रिंट मीडिया का जिसमें हम लोगों ने पत्रकारिता जब प्रारंभ किया था तो मतलब वो सिर्फ लेखन, मतलब क्या है कि इंटरनेट में वो प्रसारित नहीं था। लेकिन जब इंटरनेट का जाल फैला तो लोगों की एक हो गई कि भाई जल्द से जल्द सूचना है, क्योंकि समय अनुसार, मतलब क्या है कि प्रिंट मीडिया को समय अनुसार अपने को तब्दील करना पड़ा, बदलना पड़ा, परिवर्तन करना पड़ा। मतलब जैसे इससे कोई मतलब नहीं था, लेकिन जब लोगों की जानने की, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जब चैनल्स वगैरह आ जाए, वो मैंने कहीं भी खबर कोई हो तो तत्काल ब्रेकिंग न्यूज चल जाए, उसके बाद शाम तक पूरी खबर का जो है उसमें लोग जान लेते थे। तो धीरे धीरे करके क्या है कि अपने आप को डिजिटाइजेशन, मतलब क्या है कि सभी लोगों ने अपना जो संस्करण है, जितने आप देखेंगे कि जितने प्रिंट मीडिया में जो न्यूज़पेपर्स हैं वो सभी के सभी www पर आ गए, मतलब डिजिटल आ गए, मतलब उनकी वो बात हो गई। वो क्या है कि अब सारे खबरें जो हैं वो भी अपलोड हो जाते हैं रात में ही। दूसरी चीज है कि कहीं कोई घटना घटे वो इमीडिएटली जो है वो ऑन इंटरनेट पर मौजूद है। तो कहने का तात्पर्य है कि अब जो है जो पीछे रह गए, क्योंकि मैं आज के तारीख में इंटरनेट का मैंने सशक्त होने से मीडिया भी सशक्त हो गया है, और जो लोग पीछे रह जाएंगे वो पीछे ही रह जाएंगे। तो डेली 24 घंटा में अपने को अपडेट करना है, मतलब तो बहुत पीछे की बात है। आप देखेंगे कि हर 24 घंटा में नयापन आता रहता है, क्योंकि जो वैश्वीकरण है ना, इसमें मतलब आप पर है कि जो भी आपके पास खबरें आती हैं, सूचना आती हैं, उसको कैसे बढ़िया बेहतर तरीके से प्रस्तुत करके उसको
जल्द से जल्द पाठकों तक पहुंचाना, ये सबसे बड़ी जो है चुनौती आज हो गई है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज पत्रकारिता जो है वो एक चुनौती हो गया। चुनौती इसलिए है कि जल्द से जल्द खबरों का विश्लेषण करके सटीक, वो भी गलत नहीं, सटीक खबर को पहुंचाना। जी सर, तो ये भी आप सुना है कि हमारे पास जो पत्रकारिता में बदलते दौर में, मतलब प्रिंटिंग पोर्टल से लेकर के अब डिजिटल पोर्टल तक, और डिजिटल का जो न्यूज होते हैं वो थोड़ा फास्ट जनता तक पहुंच जाती है, और बस एक क्लिक दबाए अपने मोबाइल में देखिए, आपको पेपर खोले कि नहीं खोले, आप मोबाइल में जहां है मूवेबल आपका न्यूज़पेपर आपके साथ, और सारे एडिशन और सारे तरह के पेपर आपको एक डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में मिल रहे हैं। और पहले था कि अगर 5 पेपर पढ़ना चाहते हैं तो 5 संस्करण हम लोग 5 पेपर अलग अलग लेते थे। आज तो आपके, जब हमको लगता है कि मोबाइल पे सब अवेलेबल है, तो ये इलेक्ट्रॉनिक युग का वरदान हुआ है। ऑफ कोर्स मोबाइल युग जो इलेक्ट्रॉनिक युग आया, इसका एक बहुत बड़ा फायदा मिला हुआ है। बट सर ये एक यहाँ पर हम लोग थोड़ा आपसे क्वेश्चन करते हैं, न्यूज और व्यूज ना, एक होता है कि न्यूज वाकई में ये खबर है, और एक होता है कि बनावटी न्यूज हम लोग बना देते हैं किसी को फेवर में। सर इसको आप कैसे पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि ये जो न्यूज है वाकई में सत्य है, और कुछ है कि ये पेड न्यूज चल रहे हैं। तो आज के डेट में थोड़ा सा दिग्भ्रमित करने के लिए बहुत सारा पेड न्यूज भी चल रहा है, बस अपने फेवर में बना लेना है, लिख लेना है, कर देना है। तो इससे थोड़ा क्या होता है कि प्रमोशन किसी का हो जाती है जो सत्य से परे भी है। इसको आप कैसे देखते हैं इस चीज को जर्नलिज्म में? देखिए, इसमें आपने का बढ़िया प्रश्न, चूंकि आज जो आप देखेंगे पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म है, वो निश्चित रूप से इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और एंटरटेनमेंट, ये 3 बेस पर ही जो है पत्रकारिता शुरुआती समय से ही आज तक होती जा रही है। हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो हमें क्या है कि लोग इंफॉर्मेशन जो है, कहीं कुछ घटनाएं बात है तो पहला इंफॉर्मेशन उनको आपको देना है, दूसरा उसके साथ में एजुकेशन भी, कंटेंट भी करना है। लेकिन अभी आप देखेंगे कि सोशल मीडिया में जो अधिकांश खबरें आ रही हैं, मैं यहीं पर आपको बोलता हूं ठहरने के लिए, क्योंकि जो भी नेट के क्या है कि नेट में कई खबरें आप है, उसकी सत्यता की जांच करनी आज बहुत जरूरी है। भाई कोई अगर रिनाउंड है, संस्थान है, आ रहा है तो चलिए ठीक है, अखबार डाल दिया, लेकिन ऐसे बहुत सारे जो पोर्टल्स हैं, उस पोर्टल्स के खबरों पर ही आप पूरा विश्वास करके अगर आप चलेंगे तो आने वाले समय थोड़ी परेशानी आ जाती हैं। तो थोड़ा चेक अथवा ठहरने की जरूरत है, थोड़ी सत्यता की जांच करने की जरूरत है। और जो भी खबरें हैं, मैं कह रहा हूं, जैसे इंटरनेट पर जो भी खबरें आती हैं उसकी सत्यता की जांच मुझे करनी चाहिए, क्योंकि जाहिर है कि आज हर इंटरनेट, हर जो जिसके पास स्मार्टफोन है, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी न्यूज को कैसे चेक करें। या वीडियोज भी जो आते हैं वो कई फेक वीडियोज होते हैं, पता चलता है वह वीडियो 10 साल पहले, 5 साल पहले जो है वो कटकचन में। तो बी अलर्ट, मैंने कहने का मतलब है कि आज इंटरनेट भी है तो थोड़ी सावधानी हो सकता है, क्योंकि हम लोग खुद मतलब बहुत सारे खबर हैं तो हम लोग विश्वास नहीं करते हैं। जैसे मान लीजिए कि खबरें भी लेना, इंटरनेट में चल रही खबरें, कई बार ऐसा होता है कि उस पर खबर ले लिया जाए तो आगे चल के खंडन करना पड़ता है। तो थोड़ी पत्रकारिता में मुझे लगता है कि सत्यता, मतलब खासकर सत्य के समीप पहुंचकर ही हमें मतलब उसे प्रसारित करना चाहिए। अच्छा सर, ये जो प्रिंट मीडिया का जो हम लोग अगर बात करते हैं, तो प्रिंट मीडिया में अगर कोई दुर्भावना से किसी के अगेंस्ट अगर न्यूज छाप दिया गया, मानहानि हो जाती थी, तो उसके लिए प्रॉपर फॉरम बना हुआ है, और लीगल रिडरेसल फॉरम, हमको लगता है कि कानूनी रूप से पनिशमेंट देने के लिए, हाँ, ये कहीं ना कहीं एक फॉरम बनी हुई है, राइट। जो प्रिंट मीडिया में बहुत सा चेक एंड बैलेंस है, और उसमें खंडन भी लोग करते हैं, और अगर कुछ हुआ तो मानहानि करके उसको सुनवाई भी होती है। क्या सर ऐसा कोई फॉरम है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, अगर कोई सेंसेशनल न्यूज चला दिया और जिससे समाज की जो सौहार्दता है वो बिगड़ जाती है, तो उसके लिए क्या कोई फॉरम है जहां पर से की पनिशमेंट हो जाए? और पनिशमेंट अगर गलती हुआ, मतलब जो प्रशासनिक अधिकारी गलती से उसको भी छांट कर दिए, मतलब खबर सही थी लेकिन प्रशासन को पसंद नहीं आया, तो उस केस में हमको लगता है जो चलाता है उसकी तो वाट लग जाती है। तो उस केस में उसको बचने के लिए कोई फॉरम है? देखिए, सीधा सीधी बात है इसमें कि पत्रकारिता में स्पष्ट है, जो लोग ठीक है पत्रकारिता कोर्स नहीं किए हैं, जो पत्रकारिता कोर्स नहीं किए हुए, निश्चित रूप से वो अपडेट नहीं है। क्योंकि जाहिर अपडेट क्या हुआ, आप महसूस करेंगे
क्योंकि 2-3 जो कानून जो एक्ट है उसकी जानकारी हर पत्रकारिता करने वालों को तो जरूरत होनी चाहिए, साथ ही आम दर्शक और पाठक को भी होनी चाहिए। जैसे प्रेस एवं पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, दैट्स ऑल राइट, एंड प्रेस परिषद अधिनियम क्या है, ये भी सही। मानहानि अदालत की अवमानना, Right. कम से कम ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। अब जैसे स्पष्ट है कि किसी की मानहानि करने का राइट्स मेरा नहीं है, क्योंकि हम लोग जो है, जो देखिए जो पत्रकारिता है, जो लिखने पढ़ने का काम होता है, वह जो है आप आर्टिकल जो है 19 के अनुसार, मतलब कहने का तात्पर्य है कि हमें जो लिखने और बोलने की जो आजादी है जो हमारे वो देता है, लेकिन उसमें भी युक्त संबंध मतलब है, जैसे क्या है रिस्ट्रिक्शन है। तो अगर उसका अनुपालन करते हुए कोई भी व्यक्ति चलेंगे, कोई भी संस्थान चलेगा, तो निश्चित रूप से वो इस झमेले में नहीं पड़ेंगे। और पत्रकारिता सबके लिए बराबर है, किसी का मानहानि नहीं करना है। और ये जाहिर है कि आप क्या है, आप जो है साहब डेवलपमेंटल जर्नलिज्म कीजिए, वो आप एलो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं। पहले लोग जब गुस्सा होते थे ना सर, तो लोग श्राप दे देते थे। पहले जमाने में सुनते हैं ऋषि मुनि जितने भी थे या लोग थे, बड़े बुजुर्ग, हम ये कहते हैं गुस्सा में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो आज के डेट में से लड़ाई झगड़ा का पैटर्न भी बदल गया है। क्या पैटर्न बदला है भाई? तो अगर लड़ाई झगड़ा हो गया तो आपको मोबाइल से ब्लॉक कर देंगे, है ना। श्राप के मतलब आज का ब्लॉक करना ही श्राप जैसा हो गया है। तो बड़ा मतलब नया ये टेक्नोलॉजी में ये सब चीज देखने को मिल रहा है ना। तो ये आज के डेट में जी ये जो मोबाइल है, न जाने कितने चीजों को खाया है। मतलब जो रात में पढ़ते पढ़ते किताब या पेपर या एडिटोरियल्स लोग सो जाते थे, आज स्क्रीन को आगे बढ़ाते बढ़ाते लोग सो रहे हैं। मतलब ये है कि जो थिंकिंग एबिलिटी ऑफ पीस ऑफ माइंड जो था, आज की डेट में ये वाला जो पीस ऑफ माइंड कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी उसको डिस्टर्ब किया हुआ है ना। अगर ज्यादा रील्स और ज्यादा मोबाइल्स अगर आप देख ले रहे हैं तो हमको लगता है कि स्लिप करने वक्त थोड़ी सी समस्याएं उठती हैं। तो ये एडवाइस है, टेक्नोलॉजी है आपको जिंदगी को खुशमय और आनंदमय बनाने के लिए, ये नहीं कि किसी ड्रग की तरह एडिक्ट होकर के एक बीमारी के रूप में आपकी जिंदगी में घुस जाए तो दुखमय बना दे। तो इसको बस चेक एंड बैलेंस यूज करना है और सामंजस्य के साथ एडजस्ट करके यूज करना है ताकि जिंदगी खुशहाल रहे। सर अभी हम आपसे एक क्वेश्चन करेंगे कि एक बेस्ट पत्रकार बनने के लिए हाँ कहीं से और कहाँ से सर पढ़ाई किया जाए और क्या डिग्री इसकी बनती है, और लोग कहाँ से ये डिग्री लें, और ये जो एक प्रिंट मीडिया का डिग्री है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डिग्री है, एक ही डिग्री होता है कि अलग अलग होता है? सर इस पे आप थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए ये जो डिग्री आप लेते हैं सब सेमी है। आप जैसे कि जिन्हें पत्रकारिता करनी है या जो सोच रखते हैं, अब उनके लिए और सरलीकरण हो गया है। अब है कि इंटर करने के बाद आप सीधा BJMC, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में एडमिशन ले सकते हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। एंड इसके आगे सर वही एक बी जो है वो 3 साल की जो डिग्री होती है, जो इंटर के बाद स्नातक आप करेंगे। अच्छा, स्नातक हाँ वो ग्रेजुएशन कोर्स 3 साल के कोर्स है। तो जाहिर है कि 3 साल की कोर्स में जो सिलेबस बनाया गया है वह प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, वो तीनों को केंद्रित करके बनाया गया है। और उसमें फिल्म निर्माण भी है। कहने का तात्पर्य है कि आप वो बहुत डायनेमिक कोर्स है। मतलब निश्चित रूप से BJMC का कोर्स करने के बाद वो इतने सक्षम हो जाते हैं कि उन्हें ये पता होता है कि हमारे किस कंटेंट से हानि होनी है और आगे क्या होना है। तो ये जो सिलेबस है वो चूंकि उसमें कई इंटर्नशिप भी होते हैं, के दौरान जिम्मेदारी भी बता दी। बिल्कुल 3 साल का रहना, डेफिनेटली लोगों के प्रति क्या जिम्मेदारी है और सरकार के साथ में लोग के बीच में कैसे कड़ी बन करके बेहतर ढंग से रिपोर्टिंग करना है। सेंसेशन फैलाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और उसको पढ़ाई करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार जो अनुभवी पत्रकार होते हैं उनकी सेवा ली जाती है। वो वहां पर जाकर के बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर आगे उसकी आगे आने के लिए MJMC, मतलब जैसे ही आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं स्नातक पत्रकारिता में, उसके बाद आप 2 साल की कोर्स जो है MJMC, मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन आप कर सकते हैं। फिर क्या है कि चूंकि मैंडेटरी है, जैसे आप किसी यूनिवर्सिटी में या किसी संस्थान में कॉलेज में पढ़ना चाहते हैं तो उसमें PG कोर्स जो आवश्यक है। तो चूंकि बहुत लोग आज वो MJMC करके
कहीं यूनिवर्सिटी हो रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। सर, जो ये कि झारखंड में आप कॉलेज बता सकते हैं कि सर जो लेवल का कॉलेज सर कहाँ पर है? देखिए, एक तो रांची में आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी में बीजेएमसी और एमजीएमसी की पढ़ाई हो रही है। और सबसे पुराना रांची, सबसे पहला मैं आपको बता दूं कि झारखंड में सबसे पहला पत्रकारिता की पढ़ाई की शुरुआत जो है वो रांची विश्वविद्यालय में, रांची में कॉलेज में किया गया था। वहाँ पर बैचलर ऑफ जर्नलिज्म की शुरुआत हुई थी, जो वहाँ पर स्नातक करने के बाद वो कोर्स को करते थे। मतलब ये जो मैं पूछने का तात्पर्य है कि क्या सर वहाँ के लैब, वहाँ का टीचिंग पैटर्न, वहाँ का सिलेबस एकदम अपडेटेड है या फिर चल रहा है ट्रेडिशनल? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि कई अब तो सीबीएसई, अब तो कोर्स बहुत चेंज हो गए। अब तो अभी वर्तमान में जो कोर्स चल रहा है वह कोर्स में इतने चेंजिंग हुए हैं कि उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पूरा रूपरेखा, मतलब क्योंकि बदलते समय में वो जो सिलेबस में काफी चेंजिंग है। अब जैसे क्या है कि प्रिंट मीडिया पर थोड़ा सा वो चूंकि फोकस दिया गया, लेकिन प्रिंट मीडिया पत्रकार मतलब लेखन सकते, लेकिन जो खासकर इंटरनेट और का जाल बिछने से ये आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, दो पर बहुत ही फोकस दिया गया है। मैं कई सिलेबस को देखता हूं, उसमें मुझे लगता है सोशल मीडिया में भी वर्कशॉप काफी अच्छा हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि और खासकर लैब, चूंकि मैं पहले भी कहा कि वहां पर रांची में जैसे कई टीवी के दफ्तर हैं, टेलीविजन के दफ्तर हैं और कई समाचार पत्र वहीं से प्रकाशित होते हैं, तो वहाँ स्कोप भी है। तो वहाँ पर इंटर्नशिप 1 महीना 3 महीना लोग करते हैं, तो कई चीजें बेसिक जानकारी वहाँ हो जाती है। इस मामले में सर हमारा पलामू दुर्भाग्यपूर्ण नहीं, पलामू में ये कोर्स को शुरू किया गया था 2010 में, जब नीलाम्बर पिता यूनिवर्सिटी बना था। बनने के बाद जो है करीब करीब वहां पर उस समय 1 साल का कोर्स चला था। वो पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स था डिप्लोमा जर्नलिज्म, जो कि वो आप बीए के बाद या मास्टर करने के बाद वो कोर्स कर सकते थे 1 साल का। उसके बाद उस कोर्स को बंद करने के बाद में वो एमजीएमसी कोर्स यहाँ चालू किया गया, लेकिन वो यहाँ पर मुझे लगता है कि वो सिस्टम नहीं लोग कर पाया, कुछ बैचेज वहाँ चले, खोला गया। हाँ, लेकिन वर्तमान में लगभग 3 साल इसके होने जा रहे हैं, 3-4 साल। तो मुझे लगता है कि उसमें कोई मतलब वो ये है, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। हम लोग की पलामू वाले लोग एडवांस के, लेकिन बैकवर्ड है। हाँ, पलामू में निश्चित रूप से आज भी यहाँ पर बीजीएमसी होना चाहिए। मैं स्ट्रांगली रेकमेंड करता हूँ कि बैचलर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे इंटर के बाद जो है जब जाते हैं, जब 3 साल के बाद में कैट हो जाते हैं, तो बीजीएमसी की पढ़ाई निश्चित रूप से वो बहुत अनिवार्य है। तो हर फील्ड खुला हुआ है। हमको लगता है कि इंडिविजुअल ब्लॉगर्स हो तब ये बीजीएमसी काम करेगा। बिल्कुल प्रिंट मीडिया में है तब, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तब है, या रेडियो ट्रांजिस्टर में, तो मतलब कहीं भी हमको लगता है कि जहां आप इंफॉर्मेशन को आप इकोनॉमिक वैल्यू बना करके या सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, वहां पर ये डिग्री यहाँ पर देखिए कोई भी ब्लॉगर बन सकता है, कोई भी यूट्यूब चला सकता है, लेकिन जब आप उस कोर्स को करने के बाद थोड़ी सी मतलब करने के आपको कॉन्फिडेंस होती है, जो कैसा नहीं आप कर सकते। अब तो चूंकि मैंडेटरी होने जा रहा है, तो चूंकि ग्रेजुएशन इज मस्ट है, मतलब स्नातक अब आवश्यक हो गया। कई जिससे आज भी जो सरकारी मान्यता वगैरह का जो सिस्टम आ रहा है, जो उसमें स्नातक जरूरी है, वो आपका प्लस पॉइंट है। तो बदलते समय में मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता कर रहे हैं या करने जा रहे हैं, सोच रख रहे हैं, उन्हें इस कोर्स के बारे में भी समझना चाहिए। और हाँ, मतलब ये है कि प्रोफेशनल आप अगर इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं या इंटरेस्ट लगते हैं फ्रीलांस का, तो एक टेक्निकल एस्पेक्ट को अगर आपके पास डिग्री है तो सोने में सुहागा है। ऐसे तो नॉलेज है, कोई आदमी कहीं भी लिख सकता है, इसमें कोई बंधन नहीं है। बट अगर वेल क्वालिफाइड एंड वेल इक्विप्ड है, तो हमें लगता है कि चीज को परोसने में काफी अच्छा रहेगा और कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हम और बेहतर इस फील्ड में कर सकते हैं। अभी सर हम लोगों ने एक चीज को जानते हैं कि हम लोग का जो दौर है बदलते रहा कैसे, टेलीफोन से चलते चलते हम लोग सर मोबाइल पे आ गए, वायरलेस कम्युनिकेशन पे आ गए हैं। सर टेलीफोन और मोबाइल में जहां तक हमने देखा है सर, आज की डेट में जब फोन वायर से सर बंधा था ना, तो लोग आजाद थे, है ना सर। जब फोन वायर से बंधा हुआ था, तार से बंधा हुआ था, तो लोग आजाद थे। लेकिन आज फोन आजाद हुआ है तो लोग बंध गए हैं मोबाइल से। सर उल्टा हो गई चीजें। उस समय फोन जब तार के थ्रू था तो जस्ट फोन आया, हम लोग बात किया और फोन को रख दिया। लेकिन आज के डेट में सर आप लोग देखें, हम लोग देखें तो मोबाइल है 24 घंटा चिपका हुआ है। मतलब हम लोग के आजादी पर मोबाइल कहीं न कहीं डाका डाल दिया है।
या मोबाइल संबंधी जितने भी लैपटॉप है, ये सब जो जितना भी इंटरनेट बेस्ड आ गया है, इससे सर जिंदगी में कितने चेक एंड बैलेंस और कितने सामंजस्य ढंग से यूज करना चाहिए, क्योंकि इसका दुष्प्रभाव भी बहुत पड़ रहा है लोगों को। रात में सोते सोते बहुत देर तक हो जा रहा है, तो स्लीपिंग ठीक नहीं हो रही है। उसके बाद जो रेट ऑफ जो बीमारी है सर, वो ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। और अभी सीबीएसई स्कूल का नॉर्म्स आया हुआ है, हर स्कूल में एक साइकोलॉजिस्ट की बहाली तय करना है, ये मैंडेटरी कर दिया है। इसका मतलब ये सर्वे है कि 30% लोग जो है ना मोबाइल से इस तरह से डाइवर्ट हो रहे हैं कि उनका हमको लगता है काउंसिल करने की जरूरत पड़ रही है। तो ये आप हम लोग को टेक्नोलॉजी में चेक एंड बैलेंस कैसे करना है सर? देखिए विनय जी, मेरा स्पष्ट कहना है कि आज के तारीख में स्मार्टफोन बहुत ही यूजफुल है, और मैं खुद ही अपने को अपडेट करता रहता हूँ। मतलब खासकर मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हम लोगों के लिए तो मोबाइल आज के तारीख में बहुत ही इंपॉर्टेंट बन गया है। पहले याद है मुझे वो दिन कि हम लोग तार से हम खबर भेजे हैं, जो कि मैं जिस समय पहले शुरुआती शुरू किया था उस समय तार से खबर भेजा। तार के बाद फैक्स आया, फैक्स के बाद में ईमेल आया, और ईमेल था तो उस समय मैंने खुद ये पूरा कंप्यूटर अपने सर के घर में रखा था, उसमें भेजता था। उसके बाद लैपटॉप आया, लैपटॉप के बाद फिर स्मार्टफोन का जाल फैला। आज जो है आप देखिए इतना बेहतरीन चीज मैं बता रहा हूं कि लोगों का दुर्भाग्य है, कितनी बेहतरीन चीज लोगों के पास में है, लोग नहीं समझ पा रहे हैं। आज हम आई में चले गए। आज वो जमाना चल रहा है, आज वो जमाना चला गया, आप पीछे चले जाइएगा। और वैसे विद्यार्थी या लोग जो अपने स्मार्टफोन का बेहतर इस्तेमाल करना जानते हैं, उनका जीवन बहुत ही खुशहाल है, बहुत ही खुशहाल। मतलब वो अपने समय से इस्तेमाल करते हैं, डाइवर्ट नहीं कर रहे। बिल्कुल, ये बहुत ही सपोर्टिंग डिवाइस है। अगर इसका सदुपयोग करते हैं तो गुण है, जिसको हम लोग वरदान कहते हैं। अगर आप सिंपल जिसको कहते हैं गेम है, या और भी गंदे वीडियोज जो हैं, और बहुत सारे न्यूसेंस वाले वीडियो होते हैं, मतलब यूं कहे ना कि पागलपन भरा है, अगर उसको आप देख करके टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो हमें लगता है वो ड्रग्स की तरह लोगों को एकदम खाया जा रही है। ड्रग्स कल भी वही स्थिति था, आज भी वही स्थिति है। और लोग कई बार होते हैं उस जाल में फंस जाते हैं जो नहीं निकल पाते हैं। अभी सर गेम्स है, रोबलॉक्स है, और एक तो सर किसमें जो देखते देखते जाकर के लोग सुसाइड। देखिए विनय जी, अभी आप देखेंगे जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मैं तो चूंकि देखा नहीं, आज इतनी मोटी मोटी पुस्तकें रहते हैं, उनको फुर्सत कहाँ है उनको, वो एक सपोर्टिंग करते हैं। आप ही समझिए कि जो विद्यार्थी मैट्रिक के बाद में अपने करियर शुरू करता है 10+ तो मौका कहाँ मिलता है। जो पढ़ने वाले हैं, जो ये हैं, वो निश्चित रूप से उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसका बेहतर इस्तेमाल कर रहे हैं तो अपने को अपडेट है आज। और निश्चित रूप से आज के तारीख में अगर आप उसमें चूंकि स्मार्ट गिरी चल रहा है, अगर आप स्मार्ट नहीं हो तो निश्चित रूप से आप पीछे जाएंगे। तो आज आपके पढ़ाई में, लिखाई में, हर चीज में निश्चित रूप से गूगल बहुत का इंपॉर्टेंट है। गूगल का जो रोल है, बशर्ते हम उसका कैसे इस्तेमाल करते हैं वो जरूरी है। तो ये सर ये है, मतलब हमारे पास ये है जो भी डिवाइस मिले हुए हैं, उसमें चेक एंड बैलेंस सदुपयोग कैसे करें, इसके ऊपर एक मतलब जनरली खासकर पेरेंट्स टीचर का रोल है कि विद्यार्थी को आप जो जो बड़े लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो सदुपयोग करें, अच्छी बात है। लेकिन खासकर जो युवा वर्ग है वो कई बार इधर से उधर डाइवर्ट हो जा रहे हैं, तो उसको हमको एडवाइस यही है सर हम लोग की तरफ से, आप उसका उपयोग और सदुपयोग करना। उसमें क्या गुरु की जरूरत है, गुरु। आज जो है ये गुरु, मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये जो गुरु के संपर्क में रहेंगे वो निश्चित रूप से, चूंकि विशेषकर 10 तक जो है, और मेरा अपना मानना है कि 10+2 के बाद विद्यार्थी लोग ग्रोन अप हो जाते हैं, समझते हैं। मैंने देखा, मैं भी कई मतलब सेमिनार वगैरह में करता हूँ, तो निश्चित रूप से वो इंटर के बाद जो है वो ऑलरेडी वो समझदार हो जाते हैं और अपना को चेंज कर लेते हैं। तो ये एक चीज और भी सत्य है सर कि जब कभी हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, तो जब कभी कोई घटना, दुर्घटना या खुशी का माहौल होता है, तो जब सर गेट टुगेदर जो होता है ना, वो व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे नहीं हो सकती है। तो लोग आजकल व्हाट्सएप और वीडियो कॉल पे सब काम कर लेना चाहते हैं, लेकिन हमको ये सर कहना है लोगों से आज के डेट में कि आप वीडियो कॉल से किसी का आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, किसी को थपथपा के बधाई नहीं दे सकते हैं, वो आपको पास आना पड़ेगा। तो जब कभी ऐसा होता है
तो आपको दोनों का मिक्सिंग यूज करना है कि अगर कहीं दूर है, बहुत दूर है, तब आपको चला कि चलो कम से कम सेकेंडरी इंफॉर्मेशन मेरे को वीडियो कॉल से मिल रही है। विनय जी आपने सही कहा, मुझे याद है, आप याद करें कोरोना काल में, चूंकि आप महसूस करेंगे हाँ। जब कोरोना काल का जो पीरियड है, उस पीरियड में मजबूरी में बाध्यतन जो है संस्थाएं और उसको जो है वो ऑनलाइन के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से वो करना पड़ा। लेकिन उसका इम्पैक्ट क्या था कि आज भी फिजिकल मीटिंग और फिजिकल क्लासेस, मेरा आसपास कहना है कि फिजिकल क्लासेस जो नहीं करेंगे, तो वो फिजिकल क्लासेस मस्ट है। इसका कोई फिजिकल क्लासेस का कोई लाइव क्लास का कोई अल्टरनेट नहीं है, कोई अल्टरनेट कोई विकल्प नहीं है। कम सोशल वैल्यूज एंड बिहेवियर जो आती है वो ज्यादा सीखते हैं और वो क्लास में लोग सीखते हैं, जिसको हम लोग बौद्धिक डेवलपमेंट कहते हैं, थिंकिंग एंड बिहेवियर साइंस जिसको बोलते हैं, वो सब क्लास में ही आएगा। वो हम रूम में बैठ करके स्क्रीन के सामने नहीं कर सकते। वो मजबूरी है, क्योंकि कोरोना काल का था, उस समय एक सिस्टम निकाला गया था कि भाई आपको कम से कम समथिंग इज बेटर देन नथिंग, लेकिन फिजिकल का जो है कोई उसका विकल्प नहीं है। हाँ, और ऐसा रहता सर, अमेरिका वाला हम लोग से 100 साल आगे है, उन लोग सब डिजिटल नहीं बना देता, काहे के लिए बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी सब खोल बैठा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है कि आप हम लोग को ब्लेंड करना है टेक्नोलॉजी को और इसको। तो दोस्तों अभी हम लोग सुन रहे थे अपने स्पेशल गेस्ट संजय पांडे सर को। संजय पांडे सर, जाते जाते आप पलामू वासी को क्या संदेश देना चाहते हैं आपके सर से? मेरा एक यही संदेश होगा कि पलामू एक झारखंड का बहुत ही खूबसूरत और बेहतरीन स्थान है। इस स्थान में वो आनंद लें और यहाँ पर एक से एक जो टूरिज्म प्लेस है या जो जंगल, नदी, पहाड़ है, जा करके चिंतन मनन करें। और निश्चित रूप से यहाँ प्राकृतिक, मेरा कहने का मतलब है कि पलामू वासी को जरूरत है नेचर से प्यार मोहब्बत करने का। अगर हम नेचर से जितना समीप जाएंगे तो हमारा लाइफ बहुत ही सुकून का देगा। तो है कि आप नेचर के समीप जाइए। जी हाँ सर, आपने बिल्कुल सही बोला कि हम लोग नेचर से आए हैं, नेचर में ही विलीन होना है, तो नेचर से दूर क्यों, है ना सर? तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे हमारे स्पेशल गेस्ट संजय पांडे सर, जो जाने माने पत्रकार और कानून विशेषज्ञ भी हैं। और आज का प्रोग्राम हार्ट टू हार्ट टॉक शो आप लोगों से यहीं तक हम लोग विदा लेते हैं। और आज स्पेशल दिन दिवाली है, तो आप सभी को रेडियो सम्राट की तरफ से, पूरे यूनिट की तरफ से हार्दिक बधाई। दूर से सही लेकिन दिल से आप सबों को दिवाली की हार्दिक बधाई।